वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, डेली की तरह आज हम फिर से जीके जीएस के 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न वैसे होंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो लगे रहिए, क्लास में रेगुलर रहिए और अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आप आगे किसी भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आप इस क्लास में नए होंगे तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली 22 क्वेश्चन, कहने के लिए 22 है लेकिन उसमें समझिए कि 40 से 45 क्वेश्चन मैं आपको डेली प्रैक्टिस के तौर पे करवाता हूँ और ये डेली क्लास होती है। और एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन रहता है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होता है कमेंट करके, और जो भी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उनके नाम आज मैं बोलने वाला हूँ, जिन भी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। तो देखते हैं, कल का जो क्वेश्चन था वो था कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो एक है शिवानी कुमारी, आपने आंसर किया है कि धातुओं की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपने आंसर किया है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपका आंसर सही है। और दूसरे हैं धीरू कुमार, आपने जो आंसर किया है वो डी किया है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। आपका सवाल का आंसर गलत है। आप आंसर ध्यान में रखिए कि धातुओं की प्रकृति की ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, ना कि इनमें से कोई नहीं है। कि आपने आंसर किया है कि इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और मैंने आपको, अगर आप इस क्लास में रेगुलर होंगे तो मैंने आपको पिछली बहुत सारी वीडियो में अम्लीयता और क्षारीयता पढ़ाई है कि क्या होता है अम्लीय, क्या होता है क्षारीय। तो देखते हैं आज के क्लास का जो सेशन है। आप देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर, आप अगर इस क्लास में नए हैं तो इस क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने क्लास का पहला सवाल। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो पहला सवाल है, पूछा गया है संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का ही समय है जो कि निर्धारित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपके 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले किसने लिखा था, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान में रखेंगे इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 28 अगस्त 1950। जल्द से करेंगे फ्रेंड्स आंसर इसका कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास केवल 5 सेकंड का ही समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा संविधान क्या हुआ था, पूर्णतः बन के तैयार हो गया था, बनकर बनकर रेडी हो गया था। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः लिखित रूप से तैयार हो गया था। और एक बात और, यहाँ से एक बात और, एक क्वेश्चन और मेरे ध्यान में आया। आपको सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन से देश का संविधान है जो कि लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये इसमें हमारा भारत अग्रणी देश है। भारत हमारा ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित भी है और सबसे बड़ा संविधान है। कहने का मतलब ये कि हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा अनुच्छेद और अनुसूचियों और भागों को शामिल किया गया है अन्य देशों की अपेक्षा। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं।
और फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको डिटेल क्लास मैं दे सकूं और इससे ज़्यादा बेहतर दे सकूं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। तो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में यहाँ से राष्ट्रपति को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात और बतला दूँ कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये राष्ट्र के प्रमुख के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, और ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इन्हीं राष्ट्रपति की नियुक्ति होने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष राष्ट्रपति की नियुक्त होने की उम्र सीमा है। राष्ट्रपति होने के लिए आपकी उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ये एक ही कंडीशन है, बहुत सारे कंडीशन है और भी, लेकिन मैंने उम्र सीमा की बात बताई। जैसे कि संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 2-3 कंडीशन और है जो कि ध्यान में आपको रखना है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल और ये राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख के तौर पे काम करते हैं और राष्ट्रपति ही राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं, ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, तीनों का जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, तीनों की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 ईयर्स है, ओके। कम से कम 35 वर्ष के होने चाहिए, तभी वो इस पद के योग्य होंगे। बाकी कंडीशन बाद की बात है, पहले तो आपकी उम्र सीमा जो 35 वर्ष निर्धारित की गई पहले वो फुलफिल करेंगे तभी तो। चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रपति को उनके पद एवं शपथ की गोपनीयता कौन दिलाते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या फिर यहीं पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो हम लिख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी लिख सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान में रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी लिख सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी लिख सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम करता है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? जल्द से करेंगे आंसर फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और सभी लोग, जो भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। ये तभी होगा जब हम लोग लाइव क्लास में आएंगे, और ये डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस क्लास को, क्योंकि ये अगर आप इस क्लास को सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी पूरा सहयोग आपको सक्सेस दिलाने में होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के दौरान वास्तविक कार्यपालक जो होता है वो राज्यपाल होता है, राज्यपाल। और इसकी नियुक्त होने की उम्र सीमा अभी अभी मैंने बताया कि न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र सीमा, उसकी 35 वर्ष उसका होना चाहिए। अभी अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये भी अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये राज्यपाल है, ये निर्वाचित होने वाला नहीं, नियुक्त होने वाला पद है, यानी कि इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की सीमा कितनी हो सकती है? राज्यसभा, जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है।
ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये 250 250 हो सकती है अधिकतम उम्र सीमा। राज्यसभा में अधिकतम, सॉरी उम्र सीमा नहीं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है 250 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और राज्यसभा के प्रत्येक एक तिहाई सदस्य, वन थर्ड जो मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे क्या होते हैं, अपदस्थ होते रहते हैं, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और राज्यसभा संसद का सदस्य कहलाता है। संसद के अंतर्गत तीन सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये बातों का जिक्र भी मैंने बहुत बार अपनी क्लास के वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में किया है, इस वजह से ताकि आपको याद हो जाए कि संसद के 3 मुख्य प्रमुख अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन एक अंग ऐसा है, यानी कि राष्ट्रपति, जो कि संसद की कार्यवाही में तो भाग नहीं लेता, लेकिन ये संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का जो ये अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। आहूत करना मतलब संसद के सदनों को बुलाना, और सत्रावसान करना मतलब उसकी समाप्ति करना, ये राष्ट्रपति के पास होता है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और फ्रेंड्स, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा ना कह के उच्च सदन आपसे कह सकता है कि उच्च सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो वो भी 250 ही है, क्योंकि एक ही है, राज्यसभा और उच्च सदन। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चांदी है दिया गया, चांदी, यही हमारा आंसर होगा। चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इंग्लिश में बोले तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड चांदी। ओके, और चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होती है? पानी, वायु, खून या फिर शहद की? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी लोग क्लास में रेगुलर रहते हैं, क्लास में रेगुलर रहिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं, तो वो सारे एग्ज़ाम में, या फिर एसआई की ही क्यों ना आप कर रहे हो तैयारी, तो उसमें भी ये क्लास जब मैं डिटेल बताता हूँ तो आपका वो भी कवर होते चल रहा है साथ में, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। ये क्लास आप ही के लिए है। तो देखते हैं इसका फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे ज़्यादा होती है? तो श्यानता का मतलब क्या होता है? अगर आप पहले इसको समझेंगे तभी तो इसका आंसर करेंगे ना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको ही नहीं समझ रहे हैं, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि श्यानता का मतलब क्या होता है। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ा यानी कि कोई भी पदार्थ कितना गाढ़ा है, जैसे कि पानी हो गया, वायु हो गया, खून हो गया, शहद हो गया, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा क्या है? मुझे लगता है कि आप लोग का अब आंसर, कुछ लोग सही कर रहे होंगे। देखते हैं इसका आंसर कि ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी, शहद सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? शहद में। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर नन ऑफ द एबव। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थ्रोम्बोसाइट्स है उसे रक्त बिंबाणु कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा टाइप करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने इंग्लिश में टाइप कर दिया। मैंने हिंदी में आपको बता दिया है, ध्यान में रखेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त बिंबाणु। ये तीनों रक्त के ही पार्ट हैं, ब्लड के ही पार्ट हैं। चलिए इसका आंसर कीजिए, 5 सेकंड आपके पास है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये
थ्रोम्बोसाइट्स, या फिर इसी को जो कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। और इसी को अगर हिंदी में बोले तो रक्त बिंबाणु कहेंगे, रक्त बिंबाणु। और इसकी जो ये आयु सीमा है, यानी कि कब तक ये हमारे शरीर में सुरक्षित रहता है, तो वो 3 से 5 दिन तक ये सुरक्षित रहता है, उसके बाद फिर से रिसाइकल होने चला जाता है। यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, ये भी हमारे रक्त का ही पार्ट है। और लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC, ये भी हमारे ब्लड का ही पार्ट है। तो इन दोनों यानी RBC का कार्यकाल 20 से 120 दिन या फिर 1 से 120 दिन तक का होता है। कहीं कहीं पे आपको 1 से 120 दिन दिया हुआ है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी आंसर कर सकते हैं। या फिर 20 से 120 दिन दिया हुआ है, ये भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत रक्त कणिकाओं का यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जो आयु काल है वो 2 से 4 दिन का होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि रक्त बिंबाणु का जो आयु काल है वो 3 से 5 दिन का होता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे NaOH। ये भी एक क्वेश्चन है। मैंने आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन कहा है कि 22 से 23 क्वेश्चन ही होगा, तो ये क्वेश्चन आप काउंट ना करें, क्वेश्चन ना गिने, क्योंकि क्वेश्चन 22 ही नहीं है, आप दुगुना इसको मान के चल सकते हैं। यानी कि 44 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन हो रहा है कम से कम, यानी कि 44 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं केवल 30 मिनट के अंदर। तो क्वेश्चन की काउंटिंग नहीं करेंगे आप इस क्लास को करते रहिए रेगुलर। आपका डेली का 50 क्वेश्चन लगभग जो है, लगभग 50 क्वेश्चन आपका डेली कवर होते रहेगा, और ये काफ़ी है। चलिए देखते हैं। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का उपयोग किस में नहीं किया जाता। आपसे पूछा गया है कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में नहीं किया जाता। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा, देखिए पहले इसको आंसर देखते हैं। कास्टिक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH का उपयोग किस में नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, इसमें उपयोग किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, या फिर दवाई बनाने में, तो इन तीनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया कि नहीं किया जाता किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो ब्लीचिंग पाउडर में नहीं किया जाता सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर डी होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल पे। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है इस 10वें क्वेश्चन से, कि साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम साफ़ करने में किसका उपयोग किया जाता है, या फिर दवा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो तीनों का आंसर केवल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अगर बोले तो NaOH का उपयोग इन तीनों में किया जाता है, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम बनाने में और दवा बनाने में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, योगिनीपुर, आजमपुर, खोरमपुर या फिर बनिहाल नगर। जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकंड। और फ्रेंड्स सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने सभी दोस्तों को बताने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी लोग इस क्लास से जुड़ सकें।
चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, आपसे पूछा गया है और यहाँ पे हमारा आंसर होगा योगिनीपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, मधुशाला पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, राइटर कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, रमा भारती, हरिवंश राय बच्चन या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों ने आंसर कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है वो देख लेंगे इसका आंसर। हरिवंश राय बच्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, मधुशाला पुस्तक के लेखक या रचयिता या राइटर हरिवंश राय बच्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 250 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 380 मील प्रति घंटा या फिर 120 मील प्रति घंटा? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और इसका आंसर होगा 760 मील प्रति घंटा। इसको ध्यान में रखेंगे, 760 मील प्रति घंटा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ध्वनि की चाल जो होती है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर अगर आपसे 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पूछा जाए, अगर यहाँ पे कह दे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी, अगर सवाल ऐसा होता तो यहाँ पे आंसर हमारा बदल जाता। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता 332 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ध्यान में रखेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल पूछता वायु में तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया कि वायु में ध्वनि की चाल सीधे सीधे तो 760 मील प्रति घंटा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? त्वचा का, हड्डी का, मांसपेशियों का या फिर रक्त का? जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। और फ्रेंड्स सभी लोग क्लास में जय हिंद कह के अपनी उपस्थिति जरूर दर्शाएंगे। देखते हैं इसका आंसर, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी जो अध्ययन है वो हड्डियों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। यहाँ पे अस्थियों ये हड्डी ना लिख के अस्थि भी लिख सकता है, अस्थियों का अध्ययन, तो एक ही बात है, हड्डी या फिर अस्थि। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हड्डी की बात आई है तो मैं आपको बतला दूं, जो कि न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी यानी कि नया जन्मा बच्चा, उसके शरीर में 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं, 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं नए जन्मे बच्चे के शरीर में, ठीक है। और अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो उसके शरीर में 208 हड्डियाँ हो जाती हैं। और जब वो थोड़ा सा और बड़ा यानी कि 10 से 12 या 14 वर्ष का होगा तो उसके शरीर में फिर 200 या 15 वर्ष का जो भी हो जाए तो वो 206 हो जाती हैं और ये 206 बुढ़ापे तक रहता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 प्लस हड्डियाँ यानी कि 300 से अधिक, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो हड्डियाँ 208 हो जाती हैं और अंत में ये जो बुढ़ापे तक रहता है 206 हड्डियाँ हमारे बुढ़ापे तक रहती हैं। किसी भी शिशु के शरीर में 206 हड्डियाँ अंत तक रहती हैं। अब एक्सीडेंट की वजह से टूट टूट जाए, निकल जाए, वो अलग बात है, नहीं तो ये 206 हड्डियाँ अंत तक रहती हैं। ध्यान में रखेंगे, और ये ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। और त्वचा का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1857, 1957, 1947 या फिर 1749? जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुई थी? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1957। 1957 में ये ऑप्शन नंबर बी, यहीं पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। भारत में मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी या मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी 1957 यानी कि 1957 से। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? ताशकंद समझौता भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका या फिर भारत चीन और रूस। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? फ्रेंड्स एक बात और, चलिए देखते हैं इसका आंसर, पहले आप कीजिए। और फ्रेंड्स जो क्वेश्चन मैं डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे ये आपसे पूछता हूँ, तो ये क्वेश्चन आप जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप सभी लोग प्लीज़ रिप्लाई किया कीजिए उसका आंसर। ये नहीं कि केवल एक या दो व्यक्ति, एक धीरू 888 आपने जवाब दिया था और जो कि आपका जवाब गलत था, लेकिन आपने दिया तो सही। और दूसरी हैं शिवानी कुमारी, आपने जवाब दिया है और आपका जवाब सही है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखते हैं इसका आंसर, वो होगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे आप, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, सॉरी भारत एवं पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? फ्रेंड्स आपसे यह तिथि भी पूछी जा सकती है, तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि 10 जनवरी को, 10 जन 1961 को जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद, सॉरी 61 नहीं होगा, ये 66 होगा, हाँ 66 होगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। इस दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, एक तो ये कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ, दूसरा ये कि तिथि 1966। आप अगर ये महीना और दिन याद नहीं रखते हैं कोई मैटर नहीं है, आपको ये साल ज़रूर ध्यान में रखना है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल। और हमारा अगला जो सवाल है वो है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। इनका संबंध किस चीज़ से है? तो मुझे लगता है कि ये पिक्चर गलत मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए इसका आंसर तो देख ही रहे हैं, अगर ये तस्वीर नहीं होता तो आप आंसर क्या करते, वो फिर कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन तस्वीर से क्लियर हो जा रहा है कि ये जो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है, इनका संबंध बांसुरी वादक से है। ये एक सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इनका जन्म की अगर हम बात करें तो ये इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1938 में हुआ था। यूपी के इलाहाबाद ज़िले में 1938 में इनका जन्म हुआ था। यूपी के इलाहाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और हमारा जो अगला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? आपको बताना है, लिखित नहीं अलिखित। वियतनाम, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। जल्द से बताएं फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 5 सेकंड तो आपके पूरे हो चुके हैं कब के। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अलिखित संविधान की बात की गई तो ब्रिटेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटेन ऐसा देश है जहाँ की अभी तक संविधान लिखा नहीं है, वहाँ का संविधान लिखित नहीं है। जबकि हमारा जो ये अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका ऐसा देश, ऐसी कंट्री है जिसमें संविधान सबसे पहले संविधान को अपनाने का काम किया 1989, यानी कि 1789 में अमेरिका ने संविधान को
अपने देश में अपनाने का काम किया, लागू करने का काम किया। और विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे संक्षिप्त संविधान, अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा अमेरिका। ओके, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है, तो अलिखित ब्रिटेन का संविधान है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं गाइस, देखते हैं अगला सवाल, CRPF की स्थापना कब की गई थी, अगला सवाल है। और देखते हैं इसका आंसर। 5 सेकंड आपके पास है, जल्द से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कुछ सूचनाएं लिखी गई हैं, ये आप अगर नए हैं इस क्लास में तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अपडेट, यानी कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं नए वीडियो की सूचना पाने के लिए। 2 बार सब्सक्राइब नहीं करना है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो सब्सक्राइब केवल एक बार ही करना होता है। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स होगा CRPF की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछा गया था CRPF की स्थापना। फ्रेंड्स पहले तो CRPF का फुल फॉर्म आप जान ले कि CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, इसका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ध्यान में रखेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स CRPF की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, हमारे CRPF की स्थापना, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना जो हुई थी वो 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी। फ्रेंड्स ये जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो नाम था CRPF नहीं हुआ करता था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम नहीं हुआ करता था, इसका नाम था क्राउन प्रतिनिधि पुलिस। ठीक है, CRPF जब इसका गठन हुआ था 1939 में, उस समय इसका नाम था क्राउन प्रतिनिधि पुलिस। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब युद्ध में सेना की सहायता करनी होती है, थल सेना की जब सहायता करनी होती है तो उस समय इसका सेंट्रल रिजर्व का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वैसी सीट या फिर वैसी कोई भी बातें जो रिजर्व है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ की हेल्प ली जाए तो वो रिजर्व होता है, तो वही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये है। और इसका गठन 1939 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल है, गिद्धा कहाँ का नृत्य है। आपको बताना है कि गिद्धा कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर पंजाब। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है गिद्धा कहाँ का नृत्य है या फिर किस राज्य का नृत्य है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये पंजाब का है, गिद्धा जो है पंजाब का नृत्य है। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 4 साल रहा हूँ पंजाब में, और मुझे पता है वहाँ की जो ये गिद्धा जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, महिलाएं करती हैं। और ये एक डांस है, जैसे हमारे गांव में लोग कैसे डीजे पर लोग डांस करते हैं, तो डीजे पे जो डांस करते हैं वो, या फिर किसी तरह से जो डांस करते हैं गांव देहात में, वहाँ पे लोक नृत्य कहा जाता है। तो वहाँ पे यह गिद्धा भी हम एक तरह से लोक नृत्य मान सकते हैं पंजाब का। और ये गिद्धा है जो कि महिलाएं डांस करती हैं इसमें, ये पंजाब का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो केरला दिया गया है, केरला की अगर हम बात करें तो केरला में जो केरला का नृत्य है वो है कथकली। 1 मिनट, कचरा हो गया। इसका आंसर आप ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पंजाब है और केरल में है कथकली। कथकली केरल का लोक नृत्य है, ध्यान में रखेंगे, केरल का लोक नृत्य कथकली है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गरबा, ग से गुजरात, ग से गरबा, ध्यान में रखेंगे, गरबा गुजरात का नृत्य है, गरबा। ओके फ्रेंड्स, और चलते हैं अगले सवाल पे। और जो हमारा अगला सवाल होने वाला है वो है, भारत में प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन हुई। भारत में प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन हुई, ये आपको 1 मिनट देखते हैं। आगे तो कोई सवाल है नहीं, और ये सवाल फ्रेंड्स आपके लिए है, आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है। आज का सवाल यही है, भारत में प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन हुई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए है, और आप सभी लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आंसर सभी लोग मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल शिवानी कुमारी और धीरू 888 आपने जो किया है कमेंट, केवल ये ही 2 लोग
वीडियो देखते हैं क्या, और लोग नहीं देखते हैं। इसलिए मैं फ्रेंड्स आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग क्लास की वीडियो देखते हैं, आंसर आप कहीं से भी दे सकते हैं, आपको चोरी करना अलाउड है, आप चोरी कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर करना है। कम से कम ऐसा तो होगा ना कि आप अगर कहीं से भी आंसर करके देते हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर एक बार देखते तो सही हैं, देखते तो हैं कि आंसर क्या होगा। और नहीं अगर आप बता पाते हैं तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट दिन तो हम बता ही देते हैं आंसर क्या होगा। जैसे कि कल का जो सवाल था उसमें जो भी लोगों ने आंसर जो किया था, गलत या सही जो भी किया, मैंने बताया ना आंसर, उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग अगर नहीं करेंगे तो मैं तो कल बताऊंगा ही, लेकिन फिर उसमें आपको फिर रिमाइंड नहीं होगा, तो फिर ये याद जल्दी होगा नहीं। और कोई भी वीडियो जो क्लास की मैं देता हूँ कम से कम आप 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार या 3 बार देखिए, और इसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, ये कुछ सोशल मीडिया हेडलाइंस हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं AK सिंह, या फिर फेसबुक पे AK एकेडमी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आर्मी टारगेट बैच 2021, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यहीं पे आपको टेलीग्राम पे ही आपको PDF का लिंक आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्लास की, और फिर रिवीजन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले साल में, यानी कि 2021 में, और नए साल की सभी लोग को एडवांस, यानी कि एडवांस के तौर पे हम कह देते हैं, क्योंकि अब तो हम लोग कल ही मिलेंगे, तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों के सभी परिवार को भी तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर।